तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जब तुम्हें यह लगने लगता है कि सोच तुम्हारी है। मैनिपुलेशन अब जोर से नहीं आता, ये विस्पर की तरह होता है, इतना सटीक कि तुम उसे अपनी इंटेलिजेंस समझ बैठते हो। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है, ये कभी सामने नहीं आता, बस धीरे धीरे तुम्हें बदल देता है। आज हम बात करेंगे उन 10 माइंड ट्रिक्स की जो न कभी सिखाई जाती है और न ही दिखाई देती है, लेकिन हर दिन तुम्हारे डिसीजंस को साइलेंटली रीराइट कर रही है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम कंट्रोल हो रहे हो या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम कभी नोटिस भी कर पाओगे? यदि हाँ, तो हम ये समझेंगे कि ये वीडियो बनाने की हमारी टीम की मेहनत सफल रही। चैप्टर 1, द वेपनाइजेशन ऑफ साइलेंस। कभी कभी शब्दों की अनुपस्थिति चीख से भी ज्यादा घातक होती है। चुप्पी, जब जानबूझकर दी जाए, महज खामोशी नहीं होती, वह एक मानसिक दंड होती है। यह उस साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है जो बोले बिना लड़ी जाती है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी बातों का जवाब नहीं देता, आपकी उपस्थिति को अनदेखा करता है या एकदम ठंडे भाव से दूर हो जाता है, तब आपके भीतर की सेल्फ वर्थ पर आघात होता है। आप सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं इतना महत्वहीन हूं? क्या मैं माफी मांग लूं? यही साइलेंस गिल्ट को जन्म देती है। यह अपराध बोध कंडीशनिंग बन जाता है, जहां सामने वाला कुछ न कहकर भी आपको अपनी गलती मानने पर मजबूर कर देता है। इसी साइलेंस से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में स्टोन वॉलिंग जन्म लेता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कहते हैं, आई एम नॉट एंग्री, जस्ट डिसअपॉइंटेड, और दोस्ती में शुरू हो जाता है एक ऐसा ठंडा युद्ध जहां आप अकेले लड़ रहे होते हैं। साइलेंस अब कम्युनिकेशन नहीं रहा, वो एक हथियार बन चुका है। Jesus मैन्युफैक्चर्ड डाउट। अगर किसी को बार बार उसकी परसेप्शन पर शक दिलाया जाए, तो धीरे धीरे उसकी पूरी मानसिक संरचना टूट जाती है। तुम्हें सही याद नहीं है, तुम हर चीज को ओवरथिंक करते हो, तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ गलत लगता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये परसेप्शन को कंट्रोल करने के सटल टूल्स हैं। जब ऐसा बार बार होता है, तो व्यक्ति अपने अनुभवों पर भरोसा करना छोड़ देता है, उसका खुद पर से भरोसा खत्म होने लगता है और एक नया ट्रस्ट जन्म लेता है, एक्सटर्नल कंट्रोल पर भरोसा। यही है मैन्युफैक्चर्ड डाउट की जड़। गैसलाइटिंग सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक प्रक्रिया है। यह आपके विचारों को मारकर दूसरों के विचारों से आपको जीने पर मजबूर करती है। 3, इमोशनल कंटेजन। भावनाएं केवल आपके भीतर सीमित नहीं होती, वे हवा की तरह फैलती है, और मैनिपुलेटर्स इसे अच्छी तरह जानते हैं। जब कोई अत्यधिक एंग्शियस व्यक्ति बार बार आपके साथ अपने डर, चिंता और गिल्ट साझा करता है, तो आप उन्हें अब्सॉर्ब करने लगते हैं, जैसे किसी बच्चे के ऊपर उसके माता पिता की चिंता छा जाती है, या जैसे एक कल्ट अपने अनुयायियों में पैनिक भर देता है। मैनिपुलेटर्स आपको इमोशनली हाईजैक कर देते हैं, आप उनकी भावनात्मक वेवलेंथ पर जीने लगते हैं। सेकेंड हैंड एंग्जाइटी धीरे धीरे आपका अपना बिहेवियर रीडिफाइन करने लगती है। आप नहीं समझते कि डिसीजन आपका नहीं है, बल्कि वो फियर ड्रिवन इम्पल्स है जो आपने उनसे उधार ली है। 4, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। कमजोरी दिखाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब यह सुनियोजित हो, तब यह मैनिपुलेशन बन जाती है। मैनिपुलेटर्स जानबूझकर अपने ट्रॉमा को उजागर करते हैं। मैं बहुत टूट चुका हूं, मुझे फिर से मत तोड़ो, या अगर तुम नहीं रहे तो मैं बिखर जाऊंगा। यह सुनने में सच्चाई जैसी लगती है, लेकिन यह एक इमोशनल ट्रैप होती है। यह आपको गिल्ट में डालती है ताकि आप बाउंड्रीज न बना सकें। यह ऑनेस्टी का इल्यूजन है, जहां वल्नरेबिलिटी एक हथियार बन जाती है ताकि आप उनका बोझ उठाते रहे। वो आपको केयरटेकर बना देते हैं और आप अपनी इमोशनल एनर्जी खो देते हैं। 5, इल्यूजन ऑफ चॉइस। मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप कंट्रोल में है। तुम्हें बाहर जाना है या पनिशमेंट चाहिए, ये जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन अब तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। कि हम तुम्हारी फ्रीडम का सम्मान करते हैं, तुम खुद डिसाइड करो। असल में सारे ऑप्शंस पहले से डिजाइन किए गए होते हैं ताकि जो भी आप चुने
फायदा मैनिपुलेटर को ही हो। ये बिहेवियरल डिजाइन है, जहां आपकी परसेप्शन को इस तरह शेप किया जाता है कि आप इल्यूजन ऑफ फ्रीडम में फंसे रहें। 6. मिररिंग इफेक्ट। मनुष्य नेचुरली उन्हें पसंद करता है जो उससे मिलते जुलते हैं। मैनिपुलेटर्स इस इंस्टिंक्ट को वेपन में बदल देते हैं। वो आपकी भाषा, रुचियां, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका मिरर करते हैं ताकि आप उन्हें अपना रिफ्लेक्शन मानने लगे। तुम्हें वो गाना पसंद है, मुझे भी। तुम्हें अकेलापन लगता है, मैं भी महसूस करता हूं। ये सिमिलैरिटी एक फॉल्स बॉन्डिंग पैदा करती है जिसमें आपका सबकॉन्शियस ट्रस्ट एक्टिवेट होता है। जैसे जैसे ये ट्रस्ट गहराता है, आपकी डिफेंसेस कमजोर होती जाती है और आप अनअवेयरली सरेंडर करने लगते हैं। 7. द कंफर्ट ट्रैप। हर बार खतरा चीखते हुए नहीं आता, कभी कभी वो सॉफ्ट कुशंस में छुपा होता है। जब कोई आपको धीरे धीरे कंफर्ट जोन में डाल देता है जहां सब कुछ ठीक है, चलने दो, इतना भी क्या बुरा है, तब सवाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। टॉक्सिक वर्क कल्चर्स में पर्क्स मिलते रहते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में अच्छे दिन आ जाते हैं और लॉयल्टी ट्रैप बन जाता है। इतना तो किया है उसने तुम्हारे लिए। मैनिपुलेटर्स कंफर्ट को एक ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है आप सेफ हैं, असल में आप सिर्फ नम हो चुके होते हैं। 8. प्रिडिक्टिव गिल्ट। मैनिपुलेटर्स आपको पहले ही फ्यूचर में गिल्ट ट्रिप कर देते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं अकेला महसूस करूंगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक इमोशनल डेट क्रिएट करती है। अब आप कोई भी निर्णय ले, आपके दिमाग में गिल्ट की कल्पना पहले से प्लांटेड होती है। यही है एंटिसिपेटरी शेम, जिससे आप अपने चॉइसेस को मैनिपुलेट करवाते हैं बिना ये जाने कि वो आपके नहीं है। 9. स्पाइडर वेब ट्रस्ट। ट्रस्ट एक सीड की तरह होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, गहराता है। मैनिपुलेटर्स इसे बहुत ध्यान से नर्चर करते हैं। वो हर कदम पर खुद को ईमानदार, लॉयल और सच्चा दिखाते हैं। वो आपको भरोसे की इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि जब आप गिरते हैं तो पूछ भी नहीं पाते क्यों। कल्ट ग्रूमिंग, लॉन्ग टर्म टॉक्सिक पार्टनरशिप्स और फाइनेंशियल स्कैम्स, ये सब इसी वेब से पैदा होते हैं। वो आपके सवाल करने की हिम्मत को ट्रस्ट के बोझ से कुचल देते हैं। ट्रस्ट अब एक ब्रिज नहीं, एक ट्रैप बन चुका होता है। 10. फ्रीजिंग द सेल्फ। अंतिम और सबसे धीमा जहर वो है जो आपकी आइडेंटिटी को ही पिघला देता है। हर दिन सटल क्रिटिसिज्म, छोटी छोटी शर्मिंदगी, रिपीटेड डाउट, ये सब मिलकर आपके भीतर के सेल्फ को फ्रीज कर देते हैं। तुम्हारे बिना ये जॉब क्या है, तुम्हें कुछ नहीं आता। धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं कि आप कौन थे। आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खोने लगते हैं, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, आइडेंटिटी इरोड होने लगती है। मैनिपुलेटर्स यहां आपको पूरी तरह डिकॉन्स्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि आप सिर्फ उनके द्वारा डिफाइन किए गए वर्जन में एग्जिस्ट करें। आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ सरवाइव करते हैं। कंक्लूजन। इन 10 टैक्टिक्स के बारे में कोई चेतावनी नहीं देता, क्योंकि ये टैक्टिक्स चीखती नहीं, ये फुसफुसाती है। ये लड़ाई नहीं लड़ती, ये धीरे धीरे घुलती है। और जब आप समझते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। डार्क साइकोलॉजी कोई दूर बैठा राक्षस नहीं, वो हमारे आसपास, हमारे संबंधों, हमारे विचारों और हमारी चुप्पियों में बसी हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसकी पहचान कर पा रहे हैं या नहीं। चैप्टर 2। मैन्युफैक्चर्ड डाउट। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज वह नहीं है जो आपको धोखा देती है, सबसे खतरनाक चीज वह है जो आपको अपने ही ऊपर शक करने पर मजबूर कर दे। यह शक धीरे धीरे आता है, यह कोई जोरदार हमला नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्षरण है। आपको एहसास भी नहीं होता कि कब आप अपनी सोच, अपने परसेप्शन और अपने अनुभवों पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। यही है मैन्युफैक्चर्ड डाउट, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वायरस जो आपकी कॉन्शियसनेस को अंदर से हॉलो कर देता है। परसेप्शन का टुकड़ों में टूटना। हर इंसान एक मानसिक लेंस के जरिए दुनिया को देखता है। हमारी यादें, अनुभव, भावनाएं, ये सब मिलकर परसेप्शन बनाते हैं। पर जब कोई बार बार कहता है तुम गलत समझ रहे हो,
तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है, तुम्हें गलत याद है, तो धीरे धीरे परसेप्शन दरकने लगता है। मैनिपुलेटर्स इसे सटल तरीके से करते हैं। वे बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आपकी सोच भरोसे के लायक नहीं है। आपको लगता है आपने जो देखा वो देखा ही नहीं, जो सुना वो सुना ही नहीं, जो महसूस किया वो बस ओवर थिंकिंग था। आपका अंदरूनी विश्वास टूटने लगता है। आप अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हैं। और तब शुरू होता है डिपेंडेंस, कॉग्निटिव इरोजन। जब डाउट ज्यादा देर तक माइंड में रहता है तो वह इरोजन शुरू कर देता है। जैसे कोई एसिड दीवार को धीरे धीरे घिस देता है, वैसे ही यह साइकोलॉजिकल इरोजन आपकी मेंटल क्लैरिटी को खा जाता है। आप अब हर निर्णय पर वैलिडेशन चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो? क्या मैं गलत हूं? क्या ये मुझे ही ज्यादा महसूस हो रहा है? मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप अपनी सोच को उनसे फिल्टर करें। वे आपके लिए रियलिटी रिडिफाइन करते हैं, क्योंकि अब आपके पास खुद की क्लैरिटी नहीं बची। आपके विचार अब आपके नहीं रहे। वे बोरोड थॉट्स हैं, क्यूरेटेड परसेप्शंस हैं। आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे, आप बस रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गैस लाइटिंग, डाउट की मास्टर ट्यूल। मैन्युफैक्चर्ड डाउट का सबसे जटिल रूप है गैस लाइटिंग। ये सिर्फ झूठ बोलने का एक तरीका नहीं है, ये सच्चाई को पलट देने की कला है। गैस लाइटिंग में मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को वेपन बनाता है। वह हर अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एग्जैजरेटेड दिखाकर कहता है, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हारी आदत है ज्यादा सोचने की। आप कुछ कहना चाहते हैं, पर हर बार आपको यही लगता है, शायद मुझसे ही गलती हुई है। इस टेक्निक का अल्टीमेट गोल है रियलिटी को कंफ्यूजेबल बना देना, ताकि किसी भी मोमेंट पर आप सच और कल्पना में अंतर ना कर सके। पैरानोया का बीज, जब डाउट बार बार इंजेक्ट किया जाता है, तो व्यक्ति सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी शक करने लगता है। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है, या मैं ही गलत समझ रहा हूं? क्या मैंने सच में ये बात सुनी थी या इमेजिन किया? यह पैरानोया सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं रह जाती, यह एक हैबिचुअल रिएक्शन बन जाती है। आप हर चीज को क्रॉस चेक करने लगते हैं, हर मेमोरी पर शंका करने लगते हैं, और इसी स्थिति में आपका माइंड कंट्रोल के लिए सबसे वल्नरेबल बन जाता है। पैरानोया आपको आइसोलेट करता है, और आइसोलेशन मैनिपुलेटर के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड बनता है। ट्रस्ट का स्लो पॉइजन। आप अपने जजमेंट पर शक करते हैं, अपने मेमोरी पर भरोसा नहीं करते, और धीरे धीरे दूसरों पर भी भरोसा करना बंद कर देते हैं। इस ट्रस्ट इरोजन का असर सिर्फ रिलेशनशिप पर नहीं, बल्कि आपकी एंटायर वर्ल्ड व्यू पर होता है। अब आप को हर चीज संदिग्ध लगती है। हर इंटरैक्शन में हिडन मीनिंग खोजने की आदत लग जाती है। आपको लगने लगता है कि ट्रूथ हमेशा इल्यूसिव रहेगा, और आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं जो सेल्फ अश्योर्ड दिखता है, जो हर बात को कॉन्फिडेंटली मैनिपुलेट करता है। यही है ट्रैप, डाउट क्रिएट करके ट्रस्ट रीडायरेक्ट कर देना। मैन्युफैक्चर्ड डाउट इन रिलेशनशिप्स। इस टैक्टिक का सबसे कॉमन प्लेग्राउंड क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जहां बाउंड्रीज ब्लरी होती है और इमोशंस रॉ होते हैं। मैनिपुलेटिव पार्टनर्स कहते हैं, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, तुम्हें दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की आदत है। ये बातें इतनी बार दोहराई जाती है कि अंत में आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास ही नहीं रहता। आपको अब हर बार उनसे ही पूछना पड़ता है, क्या ये बात सच है? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? ये डिपेंडेंस उन्हें फुल कंट्रोल दे देती है। आपके डिसीजंस अब आपके नहीं, उनके होते हैं। आप बस एग्जीक्यूशनर बन चुके होते हैं। कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल डाउट इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चर्ड डाउट सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, यह समाज के बड़े स्तर पर भी मौजूद है। राजनीति में विरोधी विचारों को बार बार भ्रम, अफवाह, गलतफहमी कहा जाता है। कॉर्पोरेट्स कंफ्यूजिंग सिग्नल्स, वेग लैंग्वेज और इमोशनल ब्रांडिंग का यूज करते हैं, ताकि उपभोक्ता रैशनल डिसीजन ना ले सके। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आप या तो डिले करेंगे या डिफॉल्ट चॉइस लेंगे, और वह डिफॉल्ट पहले से डिजाइन किया गया होता है। यह बिहेवियरल आर्किटेक्चर है, जहां संदेह खुद एक कंट्रोल मैकेनिज्म बन जाता है। डिपेंडेंसी एज डिजाइन। मैनिपुलेटर्स डाउट इसलिए नहीं क्रिएट करते क्योंकि वे आपको इनसिक्योर बनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप उन पर निर्भर हो जाएं। डिपेंडेंस ही उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। मैनिपुलेटेड व्यक्ति
अपनी हर डिसीजन मेकिंग में उनसे डायरेक्शन मांगता है। तुम क्या सोचते हो? मैंने जो देखा वो सच था ना? क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं? हर सवाल का जवाब अब बाहर से आता है। आपका दिमाग अब इनपुट सिस्टम नहीं, फीडबैक रिसीवर बन जाता है। ये सेल्फ अबैंडनमेंट है, जहां डाउट ने आपको अपने ही दिमाग से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इनर वॉइस का दमन, आपका इंट्यूशन, वह सटल वॉइस जो डेंजर को महसूस करती है, जो डायरेक्शन देती है, अब नॉइज के नीचे दब चुकी है। मैनिपुलेटेड व्यक्ति को अब अंदर की आवाज डरावनी लगती है, क्योंकि वो अनसर्टेन है, वो वैलिडेट नहीं की जा सकती। इसलिए वह दूसरों की सर्टेनिटी को चुनता है, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। इनर वॉइस का दमन सबसे सटल मौत होती है, क्योंकि वह आउटसाइड से नहीं, अंदर से आती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मैनिपुलेटर्स डाउट क्रिएट करके सिर्फ आपकी करंट परसेप्शन को नहीं बदलते, वे आपकी एंटायर रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आपके पुराने अनुभव, यादें, विश्वास, सबको रिफ्रेम किया जाता है। तुम्हें जो याद है वो वैसे हुआ ही नहीं था। तुम्हारी मेमोरी गलत है। अब जो सच था वो झूठ बन चुका है, और जो झूठ था वही एक्सेप्टेड रियलिटी बन चुका है। यह किसी के साथ होने वाला सबसे डीप मैनिपुलेशन है, जहां उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता और वो हर चीज के लिए एक एक्सटर्नल वैलिडेटर तलाशने लगते हैं। कंक्लूजन, डाउट एज अ साइकोलॉजिकल वेपन। मैन्युफैक्चर्ड डाउट कोई गलती से नहीं होता। ये एक टेक्निक है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैटेजी है। मैनिपुलेटर्स इसे यूज करते हैं आपके ही माइंड के खिलाफ, आपके ही थॉट्स को हथियार बनाकर। जब आप अपनी सोच को, अपनी मेमोरीज को, अपने परसेप्शन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं खोते, आप अपनी चेतना का कंट्रोल खो देते हैं। मैन्युफैक्चर्ड डाउट एक सटल इन्वेजन है, जो चुपचाप आता है, गहराई तक घुसता है, और जब आप उसकी पहचान करते हैं, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आपको क्या याद है, सवाल यह है कि क्या वो वाकई आपकी याद है या किसी और की प्लांटेड डाउट। चैप्टर 3, इमोशनल कंटेजन। भावनाएं शब्दों से नहीं चलती, वे एक स्पंदन है। हम मानते हैं कि हमारी भावनाएं निजी होती है, हमारे भीतर जन्म लेती है, हमारे ही अनुभवों से पनपती है। लेकिन यह एक भ्रम है। भावनाएं संक्रमण करती है, वे फैलती है, चुपचाप, अदृश्य रूप से, जैसे हवा में गंध, जैसे धुएं में जहर। आपको पता भी नहीं चलता, और कोई दूसरा इंसान आपके भीतर अपनी भावनाओं का बीज बो चुका होता है। यही है इमोशनल कंटेजन, एक साइकोलॉजिकल वायरस जो दूसरे के अनुभव को आपका अनुभव बना देता है। और मैनिपुलेटर्स इस प्रोसेस को भली भांति समझते हैं। इन्फेक्शन विदाउट टच। आप किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति निराश, अस्थिर, क्रोधित या डरा हुआ है। आप उसके वर्ड से सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ अजीब होता है। जैसे जैसे वो बोलता है, आपकी बॉडी टेंस होने लगती है, आपकी सांसें असमान हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है। यह इंटेलेक्चुअल अग्रीमेंट नहीं है, यह इमोशनल अब्सॉर्प्शन है। मैनिपुलेटर्स इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं अपने डर, गुस्से, अपराध बोध या चिंता को आपके भीतर ट्रांसफर करने के लिए। आपको लगता है मैं सोच रहा हूं, असल में आप प्रभावित हो रहे होते हैं। द सबकॉन्शियस मिमिक्री। हमारा मस्तिष्क एक सोशल स्पंज है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, हम उनकी पोस्चर, टोन, एनर्जी को मिमिक करने लगते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है। मैनिपुलेटर्स इस न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि भावनाओं का सीधा ट्रांसमिशन बिहेवियर से होता है। एक एंग्शियस व्यक्ति जब बार बार डर जताता है, तो वो आपके अंदर पैनिक इंड्यूस करता है, भले ही वह खतरा मौजूद ना हो। एक गिल्ट रिडन इंसान जब अपने दर्द की बात करता है, तो आप अनजाने में उसी गिल्ट को महसूस करने लगते हैं। यह सिंपैथी नहीं है, यह इनवॉलंटरी रेजोनेंस है। यू डिडंट चूज टू फील, यू वर प्रोग्राम टू। मूड एज अ कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट। मैनिपुलेटर्स अपना मूड बदलकर आपके चारों तरफ एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एक ऐसा माहौल जिसमें आपका बिहेवियर नेचुरली बैंड होने लगता है। वे उदास दिखते हैं ताकि आप सुकून देने लगे। वे हाइपर एंग्शियस दिखते हैं ताकि आप ओवरली कॉशियस हो जाए। वे अचानक क्रोधित हो जाते हैं ताकि आप उनके हिसाब से चलने लगे। आपको लगता है कि आप सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं, असल में
आप उनके इमोशनल क्लाइमेट में जी रहे होते हैं। आप रिएक्शन बन चुके होते हैं, ऑटोनोमस एंटिटी नहीं। ग्रुप डायनामिक्स एंड कलेक्टिव पैनिक। इमोशनल कंटेजन सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति तक नहीं, बल्कि समूहों में और भी तेजी से फैलता है। भीड़ में एक डर फैलता है और वह वायरल हो जाता है। कल्ट लीडर्स इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वे कलेक्टिव फियर जनरेट करते हैं, एक इमेजिन्ड एनिमी क्रिएट करते हैं और उसके खिलाफ एकजुट होने का इल्यूजन देते हैं। इस ग्रुप एंजाइटी में व्यक्ति अपनी रैशनैलिटी छोड़ देता है और भीड़ का हिस्सा बन जाता है। ये क्राउड मैनिपुलेशन नहीं, ये इमोशनल पोजेशन है। आप अब एक व्यक्ति नहीं, एक ट्रांसफर्ड इमोशन की एको है। फैमिली कंडीशनिंग, इमोशनल प्रोग्रामिंग। ये कंटेजन परिवारों में बचपन से शुरू हो जाता है। एक माँ जो हर बात में चिंता जताती है, बाहर मत जाओ, कुछ हो जाएगा। लोग बुरे होते हैं, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वह अपनी इनसिक्योरिटी को बच्चे की कोर बिलीफ बना देती है। एक पिता जो साइलेंट रहता है, इमोशनली अनअवेलेबल होता है, वह इमोशनल एक्सप्रेशन को शेम से जोड़ देता है। बच्चा अपनी नहीं, इनहेरिटेड इमोशंस के साथ बड़ा होता है। वह डरता है, गिल्ट करता है, हेजिटेट करता है, बिना जाने कि क्यों। क्योंकि वो महसूस कर रहा है जो कभी उसका था ही नहीं। द गिल्ट लूप। मैनिपुलेटर्स एक ऐसा गिल्ट इंजेक्ट करते हैं जो भावनात्मक रूप से कंटेजियस होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, अगर तुमने ना किया तो मैं अकेला महसूस करूंगा। ये गिल्ट आपके अंदर एक्ट करने लगता है जैसे वो आपकी खुद की भावना हो। आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि गिल्ट वेरीफाई नहीं होता, वह बस महसूस होता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं इमोशन डजंट नीड प्रूफ, जस्ट रेपिटेशन। और रिपीटेड गिल्ट कंडीशनिंग आपको उनके हिसाब से मोल्ड कर देता है। मूड हाईजैक इन रिलेशनशिप्स। बहुत सी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में इमोशनल कंटेजन सबसे सटल तरीका होता है कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। हर दिन एक नया इमोशन सामने आता है, एंगर, सैडनेस, डिस्पेयर, अबैंडनमेंट। और आप हर बार उसके जवाब में कुछ करते हैं, कंसोलिंग, अपोलोजाइजिंग, फिक्सिंग, सैक्रिफाइसिंग। धीरे धीरे आप अपनी इमोशनल स्टेट खो देते हैं। आप सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आपका खुद का मुआ, डी, एनर्जी और क्लैरिटी सिर्फ एक रिएक्शन बनकर रह जाता है। आप अपना नर्वस सिस्टम उनके हाथों में सौंप चुके होते हैं। द कलैप्स ऑफ बाउंड्रीज। इमोशनल कंटेजन तभी खतरनाक होता है जब इमोशनल बाउंड्रीज मौजूद नहीं होती। जब आपको ये नहीं पता होता कि ये भावना मेरी है या उनकी, ये डर मेरा है या थोप दिया गया है। मैनिपुलेटर्स आपको इतना इमोशनली एंटेंगल कर देते हैं कि आप डिसोशिएट नहीं कर पाते। आप एक साइकोलॉजिकल फॉग में जीने लगते हैं जहां क्लैरिटी धुंध बन चुकी होती है। और जब बाउंड्रीज खुल जाती है, मैनिपुलेटर सिर्फ कंट्रोलिंग फोर्स नहीं रहता, वो आपका हिस्सा बन चुका होता है। डिजिटल रेज, वर्चुअल स्प्रेड। आज का दौर भावनाओं का वर्चुअल ट्रांसमिशन है। सोशल मीडिया एक कांस्टेंट इमोशनल बैटलफील्ड है जहां आउटरीच, शेम, फियर हर सेकंड फैल रहे हैं। एक ट्वीट जो गुस्से से भरा है आपके मूड को हाईजैक कर सकता है। एक वायरल वीडियो आपकी इमोशनल रिदम बदल सकता है। मैनिपुलेटर्स इस इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं मास कंट्रोल के लिए। आप नहीं जानते कि आप क्यों नाराज हैं, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज इमोशनल कंटेजन ऑन अ ग्लोबल स्केल, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट कंसेंट। द लॉस ऑफ इनर न्यूट्रलिटी। जब आप दूसरों की भावनाओं को एब्सॉर्ब करते करते थक जाते हैं तो आपका इनर सिस्टम न्यूट्रलिटी खो देता है। अब आप अपनी इमोशनल ग्राउंड पर खड़े नहीं रहते, आप एक स्पंज बन चुके होते हैं। हर बार जब कोई और परेशान होता है, आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। मैनिपुलेटर्स इस सेंसिटिविटी को एम्पलीफाई करते हैं ताकि आप हर बार उनके इमोशनल सिग्नल को प्रायोरिटाइज करें। और इसी तरह आप अपने भीतर की साइलेंस खो देते हैं। कंक्लूजन। हु डज दिस इमोशन बिलोंग टू? इमोशनल कंटेजियन सबसे सटल कंट्रोल मैकेनिज्म है क्योंकि ये आपके भीतर से काम करता है। ये मैनिपुलेशन बाहर से नहीं, आपके ही शरीर और मन के जरिए ऑपरेट करता है। आपको लगता है मैं ऐसा फील कर रहा हूं, असल में आप किसी और के द्वारा प्रोग्राम किए गए इमोशन का व्हीकल है। यह पहचानना ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। क्या यह भावना मेरी है या यह किसी और की छाया है मेरे भीतर पलती हुई? जब तक यह सवाल नहीं उठता,
आप फ्री नहीं हो सकते। चैप्टर 4, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, द वेपनाइज्ड वुंड। कभी कभी सबसे खतरनाक हमला सीधा नहीं होता। वह एक गहरे घाव की तरह आता है, जो खुला रहता है, दिखने वाला, महसूस करने वाला, लेकिन पूरी तरह समझ से बाहर। यही है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। जब कोई अपने दुख को हथियार बना लेता है। दिखने में यह वल्नरेबिलिटी होती है। एक इंसान जो टूट चुका है, जो तुम्हारे सहारे पर खड़ा है, जो ईमानदार लगता है, लेकिन असल में यह एक मेटिकुलसली प्लान्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। यह केवल इमोशनल कन्फेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे सोच समझकर बनाया गया होता है, ताकि आप गिल्ट, ऑब्लिगेशन और केयर की जंजीरों में बंध जाए। जिस क्षण आप यह सोचते हैं कि बेचारा कितना टूटा हुआ है, इसे मेरी जरूरत है, उस पल से आप नियंत्रण खो देते हैं। अब आप केयरटेकर हैं। अब आप अपने बाउंड्रीज को पीछे खिसकाते हैं। अब आप उसके दर्द से जुड़े हैं, और यही कनेक्शन वेपन बन जाता है। मैनिपुलेटर्स को यह अच्छी तरह पता होता है कि इंसान दुख से डरता है, लेकिन किसी और के दुख को छोड़ने से और ज्यादा डरता है। और जब वही दुख केयरफुली दिखाया जाता है, डोसेस में, सटीक टाइमिंग के साथ, तो वह सिंपैथी ट्रैप बन जाता है। आप उस व्यक्ति से बहस नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है। यहां एक धोखा छिपा होता है। आपको लगता है आप किसी इमोशनली डैमेज्ड सोल की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप धीरे धीरे अपनी ऑटोनॉमी खो रहे होते हैं। हर बार जब आप कहने लगते हैं, मुझे अब यह सही नहीं लग रहा, तो जवाब आता है, तुम नहीं समझ सकते मैं कितना टूट चुका हूं। इस वल्नरेबिलिटी की सबसे ताकतवर बात यह है कि ये उलझन पैदा करती है। क्या ये सचमुच दर्द है, या सिर्फ एक परफॉर्मेंस? और उस भ्रम में ही आप कंट्रोल लूज कर बैठते हैं। आप न बाउंड्री बना पाते हैं, न क्लैरिटी महसूस कर पाते हैं। मैनिपुलेटर्स अपनी वीकनेस का प्रदर्शन वेपनाइज करते हैं। वो अपने ट्रॉमा की कहानियां सेलेक्टिव मोमेंट्स में सुनाते हैं, तब जब आपको कोई लिमिट सेट करनी होती है, या जब आपको असर्टिव होना होता है। उस वक्त उनका ब्रोकन होना आपकी स्ट्रेंथ को दबा देता है। यह इल्यूजन ऑफ ऑनेस्टी का जाल है। जब कोई रोता है, डर दिखाता है, या खुद को छोटा बना लेता है, तो हम नेचुरली सिंपैथेटिक हो जाते हैं। लेकिन यही सिंपैथी लॉजिक और रीजनिंग को म्यूट कर देती है, और यही साइलेंस कंट्रोल बन जाता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट्स इसी स्ट्रैटेजी को परफेक्शन के साथ प्ले करते हैं। वो ओवर डोमिनेशन नहीं दिखाते, वो खुद को विक्टिम दिखाते हैं, और विक्टिम की आवाज क्वेश्चनिंग से परे मानी जाती है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप उन पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द में है। लेकिन उसी दर्द के पर्दे के पीछे मैनिपुलेशन की सबसे गहरी रणनीतियां चलती है। इमोशनली इंटेलिजेंट मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि खुद को कमजोरी में दिखाना सामने वाले की जिम्मेदारी जगाता है, और जिम्मेदारी गिल्ट का रास्ता खोलती है। हर बार जब आप उनसे अलग होना चाहते हैं, उनका बिखरा हुआ चेहरा, उनकी कांपती आवाज और उनके पुराने घाव आपको रोक लेते हैं। यह एक्सीडेंटल नहीं होता, यह क्राफ्टेड होता है। इस तकनीक की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको फोर्स केयरटेकर बना देती है। आप अब सिर्फ अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकते। हर फैसले में उनका ट्रॉमा, उनका दर्द, उनकी डिपेंडेंसी शामिल हो जाती है। आप सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो उन्हें कैसा लगेगा? और यहीं से आपकी स्वतंत्रता का क्षय शुरू होता है। कई रिलेशनशिप्स में यह स्ट्रैटेजी इतनी रिफाइंड होती है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वो मैनिपुलेशन का शिकार हो चुका है। उसे लगता है वो सिर्फ समझदार बन रहा है, धैर्य रख रहा है, या मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने बाउंड्रीज की बलि दे चुका होता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां वो खुद को इतना हेल्पलेस दिखाते हैं कि आपके लिए उन्हें छोड़ना किसी घायल को बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़ने जैसा महसूस हो। वो आपको कहते नहीं, वो दिखाते हैं, और वही दिखावा
गिल्ट को एंकर बना देता है। ध्यान देने की बात यह है कि हर वल्नरेबिलिटी गलत नहीं होती, लेकिन जब वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल कंट्रोल, गिल्ट या इमोशनल डेट पैदा करने के लिए किया जाए, तब वो एक डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक बन जाती है। यह स्ट्रेटेजी धीमे झर की तरह काम करती है। शुरुआत में वो केवल कहानी सुनाते हैं, अपने बचपन की, किसी टूटे हुए रिश्ते की या पुराने दुख की। फिर धीरे धीरे वो अपनी डिपेंडेंसी एस्टैब्लिश करते हैं और फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें बचाते रहे। ये परपेचुअल सेवियर साइकिल है। आप उनका सपोर्ट बनते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ गिल्ट, फियर और ड्यूटी। ये रिलेशनशिप अब सिम्बायोटिक नहीं, पैरासिटिक हो जाती है और आप उस पैरासाइट को खुद से अलग करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो टूटा हुआ है। इस टेक्निक को समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको अपने ट्रॉमा के माध्यम से कंट्रोल करने लगे, तब वो हेल्प नहीं, डोमिनेंस चाहता है। और जब भी आप अपने एक्शंस को सिर्फ इसलिए बदलें क्योंकि सामने वाला पर्सन इमोशनल है, तो आप अपनी विल पावर को डोनेट कर रहे हैं। द इल्यूजन ऑफ वल्नरेबिलिटी बिकम्स द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल आर्मर। जब कोई आपको लगता है कि सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, वही आपको सबसे ज्यादा बैंड कर सकता है, क्योंकि उनकी वीकनेस आपको मॉरल ऑब्लिगेशन में बदल देती है। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक नहीं है, यह सरेंडर का इल्यूजन है। लेकिन उस इल्यूजन के पीछे पूरा बैटलफील्ड सेट होता है, और जिस क्षण आप उनसे लड़ने के बजाय उन्हें बचाने लगते हैं, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। आपने पहले ही हार मान ली होती है। इसलिए जरूरी है कि आप पहचाने कब कोई अपनी चोट दिखा रहा है और कब कोई उसे दिखाकर आपको गिल्ट ट्रैप में फंसा रहा है, क्योंकि ट्रॉमा का इस्तेमाल एम्पैथी कमाने के लिए हो सकता है या कंट्रोल लेने के लिए। फर्क जानना जरूरी है। कभी कभी सबसे बड़ा मैनिपुलेटर वो नहीं होता जो चिल्लाता है या धमकाता है, बल्कि वो होता है जो फुसफुसाता है, जो आंसू बहाता है, जो खुद को टूटा हुआ दिखाता है, ताकि आप उसकी मरम्मत में लग जाए और खुद को भूल जाए। और यही है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, एक ऐसा जाल जो दिखता है भावना से बना हुआ, लेकिन बुना होता है कंट्रोल की गहरी तारों से। चैप्टर 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है कि तुमने चुना है, लेकिन क्या सच में तुमने ही चुना? एक आरंभ, विकल्पों का भ्रम। हमारा पूरा जीवन विकल्पों के चारों ओर घूमता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, कौन सा रास्ता चुनना है। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो अनगिनत डिसीजंस हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। हमें यह भरोसा होता है कि हम अपनी मर्जी से चुन रहे हैं। यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है कि हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन सच यही है, हम चुन नहीं रहे, हम चुने जा रहे हैं। 2, नियंत्रण की अदृश्य रेखाएं। गैसलाइटिंग का सबसे गहरा हथियार यहीं छुपा होता है। वो आपको कुछ चुनने का दिखावा देता है, मगर असल में आपके विकल्प पहले से तय कर चुका होता है। मानव मस्तिष्क अपने नेचर में ही कॉन्फर्मेशन बायस, कॉग्निटिव डिसोनेंस और फेमिलियरिटी ट्रैप का शिकार होता है। इसलिए जब कोई मैनिपुलेटर सटल तरीके से आपको दो विकल्प देता है, एक जो वो चाहता है और एक जो वो जानता है कि आप कभी नहीं चुनेंगे, तो आप सोचते हो कि आपने निर्णय लिया, जबकि असल में वो पहले से तय कर चुका था कि आप क्या चुनोगे। यह एक मानसिक मेज है जिसमें हर रास्ता एक ही जगह जाता है। 3, स्वतंत्रता का भ्रम। गैसलाइटिंग का शिकार व्यक्ति धीरे धीरे स्वतंत्रता और सहमति के बीच का फर्क खो देता है। वो सोचता है कि उसने सहमति दी, जबकि हकीकत में उसे कोई और विकल्प ही नहीं दिया गया। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आपको किसी रिलेशनशिप, जॉब या लाइफ डिसीजन में कहा जाता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो ना कह सकते हो, लेकिन उसी के साथ गिल्ट, फियर या रिजेक्शन की परछाई लटका दी जाती है। तो क्या सच में ना कहना एक वायबल विकल्प था, या वो केवल एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन था?
जिसे कहने का साहस तो था, पर उसका नतीजा पहले ही सोचकर मन को डरा दिया गया। 4 विकल्प या पिंजरा। जिन डिसीजंस को हम अपना मानते हैं, वो असल में एनवायरमेंट, ट्रॉमा, अपब्रिंगिंग और सबकॉन्शियस फियर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। गैसलाइटर इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करता है ताकि आपको लगता रहे कि यह मेरा फैसला है, जबकि वो बस आपके भीतर के डर को छूकर आपकी उंगलियों को हिला रहा होता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। एक बच्चा जिसे 3 तरह की आइसक्रीम दी जाती है, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, वो खुशी खुशी चॉकलेट चुनता है। लेकिन अगर उसे ये ना बताया जाए कि मिंट भी एक विकल्प था, या अगर उसे बताया जाए कि स्ट्रॉबेरी से उसे एलर्जी है, तो क्या उसने सच में चुना, या उसकी चॉइसेस पहले से क्यूरेट कर दी गई थी? 5 लैंग्वेज एज अ ट्रैप। गैसलाइटर्स अक्सर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, न कि केवल शब्दों का। वो ऐसे सेंटेंसेस गढ़ते हैं जो विकल्प देते तो हैं, पर साइकोलॉजिकल वेट के साथ। जैसे, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे मत बताओ कि तुम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो। तुम्हारा फैसला है, पर याद रखना, इसका असर सब पर पड़ेगा। हर वाक्य एक पिंजरे की तरह है जिसमें विकल्प का दरवाजा खुला है, मगर बाहर कदम रखते ही अपराध बोध का कांटा चुभता है। 6 सोशल कंडीशनिंग, डेमोक्रेसी ऑफ डिसेप्शन। यहां तक कि समाज भी हमें यही इल्यूजन बेचता है। हमें लगता है कि हम पॉलिटिकल चॉइसेस करते हैं, करियर पाथ्स चुनते हैं, ब्रांड्स डिसाइड करते हैं, लेकिन हर विकल्प मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कल्चर और इनहेरिटेड बिलीफ सिस्टम से गढ़ा गया है। जो चीजें आपको पसंद आती है, क्या वो वाकई आपकी पसंद है, या वो सिर्फ रिपीटेड एक्सपोजर का परिणाम है? गैसलाइटिंग केवल इंटीमेट रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, ये एंटायर सिस्टम्स को इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। एक मास लेवल मैनिपुलेशन, जहां व्यक्ति इंडिविजुअल डिसीजंस करता हुआ भी सिस्टम की पपेट बना रहता है। 7 द फियर ऑफ फ्रीडम। गैसलाइटिंग हमें इस हद तक कंडीशन कर देता है कि हम स्वतंत्रता से डरने लगते हैं। हमें ओपन एंडेड विकल्प एंग्जाइटी देने लगते हैं। हम सेफ, फेमिलियर और प्रिडिक्टेड आउटकम्स की तरफ भागते हैं। गैसलाइटर इस बात को समझता है और आपके फियर को लेवरेज करता है। वो आपको सोचने की जरूरत से आजादी देता है, क्योंकि ऑप्शन से भरी दुनिया असहनीय लगती है। डोंट थिंक, जस्ट ट्रस्ट मी, यही उसका मंत्र होता है। 8 खुद को चुनना, सबसे बड़ा विद्रोह। इस साइकोलॉजिकल इल्यूजन को तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि यह लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। हमें हर बार, हर निर्णय पर पॉज करना होगा, पूछना होगा, क्या यह फैसला मेरा है? क्या यह विकल्प सच में मौजूद था? क्या मैं किसी डर, गिल्ट या एक्सपेक्टेशन से ड्रिवन हूं? जब हम अपने विकल्पों को डिसेक्ट करते हैं, तो हमें दिखने लगता है कितना कुछ हमारे सबकॉन्शियस पर कंट्रोल कर रहा था। और जब हम पहली बार खुद को चुनने की हिम्मत करते हैं, तो हम सच में मुक्त होते हैं। नॉय निष्कर्ष, द इनविजिबल केज, द इल्यूजन ऑफ चॉइस इज द मोस्ट एलिगेंट केज। एक ऐसा पिंजरा जो दिखता नहीं, लेकिन हमारी हर हरकत को डिफाइन करता है। गैसलाइटिंग इस पिंजरे का वास्तुकार है। वो हमें यकीन दिलाता है कि हम आजाद हैं, और यही उसका सबसे बड़ा ट्रिक है। क्योंकि एक बंदा जिसे ये यकीन है कि वो बंधा हुआ है, वो एक दिन बंधन तोड़ सकता है। लेकिन जो ये समझता है कि वो पहले से ही आजाद है, वो कभी भी उस पिंजरे को पहचान नहीं पाएगा। चैप्टर 6 मिरर इफेक्ट। शुरुआत वहीं से होती है जहां भ्रम को सबसे सटीक रूप से बोया जा सकता है। व्यक्ति की अपनी पहचान में गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक परत वही होती है जिसे मिरर इफेक्ट कहा जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक छल है जहां शिकार को उसकी अपनी सोच, अपनी भावना और यहां तक कि अपने ही व्यवहार से परिचित नहीं रहने दिया जाता। यह वह स्थिति है जब कोई इंसान अपने ही अंतर्मन को पहचान नहीं पाता। उसे हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, भीतर से चाहिए होता है, लेकिन अंदर तो अब कुछ बचा ही नहीं। मिरर इफेक्ट एक ऐसा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है, जहां गैस लाइटर अपने दोष, अपनी चालाकियां और अपने काले इरादे पीड़ित पर आरोपित करता है। ऐसा नहीं कि केवल दोष देने की बात हो रही हो, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पीड़ित को उसके अपने प्रतिबिंब से नफरत हो जाती है।
उसे लगता है कि वही समस्या की जड़ है। प्रतिबिंब का युद्ध। कल्पना करो, एक दर्पण के सामने खड़े हो, लेकिन उसमें जो चेहरा दिखता है वो तुम्हारा नहीं, किसी और का है, और हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ। ऐसा ही होता है जब गैसलाइटिंग अपने चरम पर पहुंचती है। मिरर इफेक्ट तब शुरू होता है जब मैनिपुलेटर अपने व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अपने ही आंतरिक दोषों को विक्टिम पर थोप देता है। यह साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन का वह रूप है जहां हमला प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि भावनात्मक भ्रम के माध्यम से होता है। मैनिपुलेटर कहता है, तुम ही ये सब कर रहे हो। मैनिपुलेटर चिल्लाता है, तुम मुझे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि सच्चाई ये होती है कि सारे चालें वो खुद चला रहा होता है। धीरे धीरे विक्टिम विश्वास करने लगता है कि वही दोषी है। सेल्फ डाउट का बाज। मिरर इफेक्ट का मुख्य हथियार है संदेह, आत्मसंदेह। सेल्फ डाउट यह वह बीज है जो एक बार बो दिया जाए तो पीड़ित स्वयं उसे सींचने लगता है। मैनिपुलेटर्स बार बार पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत सेंसिटिव हो? तुम तो हमेशा हर बात को पर्सनली ले लेते हो। यह सब सुनते सुनते शिकार अपने व्यवहार को लेकर इतना संशय में आ जाता है कि हर प्रतिक्रिया, हर भावना उसे गलत लगने लगती है। यह एक मानसिक मिरर बन जाता है जिसमें वह अपने ही इमोशंस को गलत मानने लगता है। प्रोजेक्शन एज डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन फ्रॉइडियन साइकोलॉजी का एक प्रमुख डिफेंस मैकेनिज्म है और गैसलाइटिंग का कोर वेपन भी। मैनिपुलेटर अपनी शर्म, गुस्सा, अपराध बोध और डर को पीड़ित पर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यहां फर्क है, ये जानबूझकर किया गया प्रोजेक्शन है। मैनिपुलेटर जानता है कि अगर वह अपनी कमजोरियों को सामने रखेगा तो उसका नियंत्रण टूट जाएगा। इसलिए वह हर बार विक्टिम को वह दिखाने की कोशिश करता है जो वास्तव में वह खुद है। वह विक्टिम से कहता है, तुम झूठे हो, जबकि सच यह होता है कि मैनिपुलेटर ही अपने हर वाक्य में झूठ पिरो रहा होता है। इंटरनलाइज्ड शेम। जब प्रोजेक्शन लंबे समय तक चलता है तो विक्टिम उस शेम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वह सिर्फ मैनिपुलेटर की कही बातों पर विश्वास नहीं करता, वह इंटरनलाइज करने लगता है कि वह वास्तव में दोषी है। यही इंटरनलाइज्ड शेम आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। वह सोचता है, मैं ही सब खराब कर देता हूं, मुझे ही बदलना होगा, मैं ही टॉक्सिक हूं। अब उसे बाहर के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, उसका दिमाग खुद ही उसके खिलाफ गवाही देने लगता है। द कोलैप्स ऑफ इनर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक फ्रैजिल चीज है और मिरर इफेक्ट इस आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए बना है। विक्टिम को बार बार वही दिखाया जाता है जो वह नहीं है, और धीरे धीरे वह अपने असली चेहरे को पहचानना बंद कर देता है। इस प्रक्रिया में उसकी पर्सनल बाउंड्रीज, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इवन कॉग्निटिव ट्रस्ट भी टूट जाती है। Who am I? Am I the manipulator? Am I imagining things? What if I really am broken? ये क्वेश्चंस शिकार के मन में गूंजते रहते हैं, यहां तक कि वह अपनी ही सच्चाई को खारिज करने लगता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। मिरर इफेक्ट का परिणाम सिर्फ इमोशनल ही नहीं होता, यह एक गहरा कॉग्निटिव डिसोनेंस भी पैदा करता है। विक्टिम जानता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब सामने वाला कहता है, तुम ही सब खराब कर रहे हो, तब यह दो विपरीत विचार एक साथ रहने लगते हैं। माइंड इस कॉन्ट्रडिक्शन को सहन नहीं कर पाता और समाधान ढूंढने के बजाय सबमिशन को चुन लेता है। रिवर्स एम्पैथी। मिरर इफेक्ट का एक और चेहरा है, रिवर्स एम्पैथी। मैनिपुलेटर विक्टिम की भावनाओं को वेपनाइज करता है, लेकिन इस बार उसे अपनी पीड़ा की तरह पेश करता है। वह कहता है, तुम मुझे इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो, तुम मुझे अनसेफ फील कराते हो। अब विक्टिम उस व्यक्ति के लिए दुख महसूस करने लगता है जो उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा है। यह एक घातक भावना है, एक एम्पैथी ट्रैप, जहां भावनात्मक दया आत्मरक्षा की जगह ले लेती है। स्पिरिचुअल कोलैप्स। मिरर इफेक्ट केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी एक गहरा आघात है। यह उस लेवल पर काम करता है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा की भी अवहेलना करने लगता है। जब बार बार कहा जाए
कि तुम झूठे हो, तुम असुरक्षित हो, तुम गलत हो, तो एक दिन तुम्हारी आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है। और तब स्पिरिचुअल फ्रैगमेंटेशन शुरू होती है। ब्रेकिंग द मिरर। मिरर इफेक्ट को तोड़ने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है कि जो प्रतिबिंब वह देख रहा है वह उसका अपना नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस पहला हथियार है। रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना, उसमें डूबने से पहले उसे पहचानना, यही पहला कदम है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम महीनों सालों से एक ही डिस्टॉर्टेड मिरर में खुद को देखते आए हो, तो एक दिन अचानक सच्चा चेहरा देखना डरावना लग सकता है। कंक्लूजन। द मिरर डजंट लाई, बट द वन होल्डिंग इट माइट। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, पर जो उसे पकड़े हुए है वो जरूर बोल सकता है। गैसलाइटिंग के मिरर इफेक्ट में यही होता है। मैनिपुलेटर तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा रहा होता, वो तुम्हारा प्रतिबिंब अपने भय, अपने झूठ और अपनी धूर्तता से गढ़ रहा होता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें अपने ही विचार, अपनी ही भावनाएं और अपनी ही आइडेंटिटी पर शक हो, तो मिरर से मत डरना। उस हाथ से डरना जो तुम्हारे सामने वो मिरर थामे खड़ा है। चैप्टर 7। द कंफर्ट ट्रैप। कभी कभी सबसे खतरनाक जाल वही होते हैं जो सबसे आरामदायक लगते हैं। द कंफर्ट ट्रैप एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो इंसान को धीमे जहर की तरह अंदर से खाता है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आक्रोश के। ये ट्रैप न तो किसी युद्ध की तरह स्पष्ट होता है, न ही किसी हिंसा की तरह, बल्कि यह एक गद्देदार कुर्सी की तरह है जिस पर बैठते ही शरीर को राहत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे चेतना सुन्न पड़ने लगती है। आराम की तलाश इंसान की एक मौलिक प्रवृत्ति है। सर्वाइवल के लिए जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो कंफर्ट हमें स्थायित्व का भ्रम देने लगता है। परंतु यही स्थायित्व बदलाव और विकास का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कंफर्ट जोन एक मानसिक अवस्था है जहां सब कुछ परिचित होता है, जहां खतरे नहीं होते और इसलिए जहां ग्रोथ भी नहीं होती। इस ट्रैप का सबसे खतरनाक पक्ष यह है कि यह हमें जागरूक नहीं रहने देता। कंफर्ट हमारे विजन को सीमित कर देता है। हम चुनौतियों से कतराने लगते हैं, पेन को अवॉइड करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे भीतर की क्यूरियोसिटी, हमारी चेतना का तीखापन और रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। कंफर्ट की लत भी नशे की तरह होती है। धीरे धीरे यह मानसिक सुस्ती को जन्म देती है, जो हर नई सोच, हर नए अनुभव और हर बदलाव के विरुद्ध एक अवचेतन रेजिस्टेंस खड़ा कर देती है। इंसान अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में खुद को सुरक्षित मानता है और अनजाने में उसी सुरक्षा में अपनी संभावनाओं का गला घोंट देता है। द कंफर्ट ट्रैप हमें यथास्थिति में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपनी लाइफ को रूटीन में बांध देते हैं, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उससे असुविधा हो सकती है। लेकिन यही रूटीन धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल केज बन जाता है। यह केज दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर निर्णय, हर इच्छा और हर क्रिया को प्रभावित करती है। इस ट्रैप को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हम किन चीजों से भागते हैं। क्या हम किसी नए अवसर से डरते हैं? क्या हम फेलियर के नाम से घबराते हैं? क्या हम कंफर्ट में इतना लीन है कि अनसर्टेनिटी से बचने के लिए अपने सपनों को ही छोटा कर लेते हैं? कंफर्ट एक ऐसा एनिमी है जो दोस्त की तरह दिखता है। यह आपकी पीठ थपथपाता है जब आप मीडियोकर डिसीजंस लेते हैं। यह आपको बहाने देता है जब आप किसी नए काम की शुरुआत नहीं करना चाहते। यह आपको तर्क देता है कि अभी जो है वही पर्याप्त है। परंतु असल में कंफर्ट आपको खुद से दूर कर रहा होता है, उस वर्जन से जो आप बन सकते थे। द कंफर्ट ट्रैप का एक और पहलू है सोशल कंडीशनिंग। जब पूरा समाज स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को सक्सेस मानने लगे, तब कंफर्ट एक कल्चरल नॉर्म बन जाता है। आप अगर अपनी जोन से बाहर निकलना भी चाहे, तो परिवार, दोस्त और समाज आपको खींचकर वापस उसी घेरे में ले आएंगे। पर सवाल यह है, क्या कंफर्ट हमें फुलफिलमेंट देता है या बस एक इल्यूजन देता है कि सब ठीक है? डीप डाउन
जब हम रात को चुपचाप अपने विचारों में डूबते हैं, तो क्या हम सच में शांत होते हैं, या कहीं ना कहीं भीतर एक आवाज हमें झकझोरती है कि शायद हम कुछ खो रहे हैं, शायद हमारी जिंदगी और बड़ी हो स गति थी। कंफर्ट की दीवारें पार करना आसान नहीं होता। इसका मतलब है डिस्कंफर्ट को गले लगाना। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना, पेन को समझना और ग्रोथ को प्राथमिकता देना। कंफर्ट ट्रैप से निकलने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप खुद को एक साइकोलॉजिकल लूप में फंसा चुके हैं, तभी आप उसे तोड़ सकते हैं। यह एक दर्दनाक अवेकनिंग होती है, लेकिन यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दूसरा कदम है वॉलंटरी डिस्कंफर्ट। खुद को बार बार उन परिस्थितियों में रखना जो आसान नहीं है, लेकिन जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालना, जहां रिस्क हो, जहां फेलियर हो सकता है, लेकिन जहां ग्रोथ भी संभव है। तीसरा कदम है रिफ्लेक्टिव रिबेलियन। कंफर्ट से निकलना सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, यह एक आंतरिक विद्रोह है। अपने भीतर बैठे उस डर के खिलाफ विद्रोह जो कहता है कि यहां सुरक्षित हो, बाहर मत जाओ। द कंफर्ट ट्रैप को तोड़ना एक क्रांतिकारी निर्णय है, खुद के भीतर की मीडियोक्रिटी के खिलाफ एक युद्ध। यह निर्णय आपको उस अंधेरे में ले जाएगा जहां रास्ता स्पष्ट नहीं होता, लेकिन यहीं से आपकी चेतना जागृत होती है। शायद कंफर्ट की सबसे बड़ी कीमत यही है, हम अपनी संपूर्ण क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम एक अधूरी जिंदगी जीते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आरामदायक थी। और इस अधूरेपन का एहसास हमें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। द कंफर्ट ट्रैप कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके भीतर की एक आदत है, एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार जो हर दिन आपकी सोच को धीरे धीरे सीमित करता है। इसे पहचानिए, इसका विरोध कीजिए और उस असुविधा को अपनाइए जो आपको खुद से मिलवाएगी। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है, और जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है, वही असल में स्वतंत्र होता है। चैप्टर 8 प्रेडिक्टिव गिल्ट। इस भविष्य का अपराध बोध। कभी सोचा है तुमने कुछ किया नहीं, पर फिर भी खुद को दोषी मान बैठे? किसी ने तुम्हें यह एहसास पहले ही दे दिया कि तुम गलत हो सकते हो, और अब तुम्हारी हर सांस सफाई बन गई है। प्रिडिक्टिव गिल्ट यह वो मनोवैज्ञानिक जाल है जहां अपराध बोध को किसी वर्तमान घटना से नहीं, बल्कि एक संभावित भविष्य से जोड़ा जाता है। यह गिल्ट असल में किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि किसी क्रिया के न होने की संभावना मात्र पर आधारित होता है। यह नियंत्रण की एक सायास और बहुत ही सूक्ष्म तकनीक है। एक अपराध की भविष्यवाणी। जब तुम्हारा अपराध बोध पहले ही लिख दिया गया हो, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण यहीं से शुरू होता है। मैनिपुलेटर्स तुम्हारे निर्णयों से पहले ही तुम्हें ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां तुम अपनी एजेंसी खो बैठते हो। वो कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं टूट जाऊंगा। तुम जैसे लोग ऐसा नहीं करते। मुझे पहले से पता है कि तुम मुझे फिर निराश करोगे। यहां ध्यान दो, अभी कुछ घटा नहीं है, पर अपराध बोध की बोझिल छाया पहले ही डाली जा चुकी है। यह गिल्ट किसी व्यवहार के बाद नहीं आता, यह पहले ही भीतर बो दिया जाता है, जैसे मानसिक मिट्टी में एक जहरीला बीज। दो न्यूरोसाइंस, दिमाग का दोषी बनना। गिल्ट जब हद से ज्यादा बढ़ता है, तो वह हमारे मस्तिष्क के सबसे गहरे डिसीजन मेकिंग क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रेडिक्टिव गिल्ट इन क्षेत्रों को तब भी उत्तेजित करता है जब कोई वास्तविक गलती नहीं हुई होती। ध्यान देने की बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को बार बार यह यकीन दिलाया जाए कि उसके निर्णय दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब दिमाग खुद को प्रिकॉशनरी गिल्ट की स्थिति में स्थायी रूप से ले आता है। तुम किसी को दुखी करने से बचने के लिए जी रहे होते हो, न कि अपनी इच्छा या तर्क पर। तीन संबंधों की गिरफ्त।
जब प्रेम और गिल्ट का अंतर मिट जाए, अक्सर यह गिल्ट रिश्तों के नाम पर बोया जाता है। मैनिपुलेटर्स अपने केयर या लव का मुखौटा पहनकर तुम्हें उस मानसिक जाल में बांधते हैं जहां हर एक्शन को एक भावनात्मक रिएक्शन से जोड़ दिया जाता है। जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम मुझे क्यों हर्ट करना चाहते हो? यहां गिल्ट एक मॉरल टेस्ट बन जाता है जिसका उत्तर तुम्हें हर बार खुद को झुकाकर देना होता है। रिश्ते अब बराबरी पर नहीं होते, बल्कि वे गिल्ट के एक तरफा पुल बन जाते हैं जहां एक सिरा हमेशा तुम्हारे आत्मसम्मान को चीरता है। 4. मोरल आइडेंटिटी का क्षरण। जब तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा जाल बन जाए। प्रिडिक्टिव गिल्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तुम्हारी अच्छाई को ही हथियार बना देता है। वो जानते हैं कि तुम एक जिम्मेदार, भावनाशील और समझदार व्यक्ति हो, और इसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तुम्हारी गुड पर्सन आइडेंटिटी को ही गुनाहगार बना दिया जाता है। तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं वाकई इतना सेल्फ सेंटर्ड हूं? क्या मेरी चुप्पी किसी को तोड़ सकती है? क्या मैं अपने फैसले से किसी को अकेला छोड़ रहा हूं? तुम्हारा नैतिक दर्पण अब किसी और के शब्दों से धुंधला कर दिया गया है। 5. स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब कुछ न कहा जाए लेकिन सब समझा दिया जाए। मैनिपुलेटर्स प्रिडिक्टिव गिल्ट को कई बार साइलेंस के जरिए भी लागू करते हैं। कोई शिकायत नहीं होती, कोई सीधा आरोप नहीं होता, बस एक लंबी चुप्पी, एक विड्रॉन बिहेवियर और एक हर्ट वाइब। तुम्हारे भीतर शुरू होता है इंटरनल पैनिक। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं इनसेंसिटिव हूं? क्या मैंने फिर से किसी को चोट दी? प्रिडिक्टिव गिल्ट यही खिलता है, बिना कुछ कहे, तुम्हें सेल्फ डाउट की दलदल में धकेल कर। 6. अपने निर्णय से डरना। जब चुनाव ही अपराध बन जाए, प्रिडिक्टिव गिल्ट तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां खुद से निर्णय लेना भी एक गुनाह जैसा लगने लगता है। कोई भी विकल्प जो दूसरों की उम्मीदों से मेल न खाता हो, वह अपराध की तरह प्रतीत होता है। तुम्हारी स्वतंत्रता अब केवल थ्योरेटिकल है। तुम टेक्निकली आजाद हो, लेकिन साइकोलॉजिकली तुम हर फैसले से पहले एक इनविजिबल ट्रायल फेस करते हो और पहले ही खुद को दोषी मान लेते हो। 7. यह अपराध बोध कहां से आता है? प्रिडिक्टिव गिल्ट अक्सर बचपन के कंडीशनिंग से जड़ें पकड़ता है। यदि तुम्हें बचपन में ही यह सिखाया गया कि तुम्हारी चुकी हुई कोशिश भी किसी और की असफलता है, या यह कि तुम्हारी वजह से घर का कोई दुखी है, तो बड़ा होकर तुम आसानी से इसी गिल्ट बेस्ड कंट्रोल के शिकार बनते हो। मैनिपुलेटर्स इस इतिहास को पहचान लेते हैं और फिर वे वही टेम्पलेट एक्टिवेट करते हैं जहां गिल्ट और लव को इस कदर मिला दिया जाता है कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा है। 8. धीरे धीरे आत्मा का क्षय। प्रिडिक्टिव गिल्ट धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला करता है। तुम अपनी चॉइसेस पर शर्मिंदा हो जाते हो। तुम अपनी जरूरतों को सेल्फिश मानने लगते हो। तुम किसी के असंतोष को अपनी विफलता समझने लगते हो। ये गिल्ट ऐसा जहर है जो तेज नहीं, धीरे धीरे असर करता है। तुम बाहर से जीवित लगते हो, पर भीतर एक अनकहा मुकदमा चलता रहता है जिसमें आरोपी भी तुम हो, वकील भी और जज भी। 9. इससे बाहर निकलने का पहला कदम। पहचान। प्रिडिक्टिव गिल्ट को मिटाने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि गिल्ट हमेशा मोरालिटी का संकेत नहीं होता। हर गिल्ट सच नहीं होता। हर गिल्ट वैलिड नहीं होता। कभी कभी गिल्ट इम्पोज्ड होता है, इंटेंशनल, टैक्टिकल और मैनिपुलेटिव। तुम्हें गिल्ट के स्रोत को पहचानना होगा। कहां यह तुम्हारे मूल्य बोल रहे हैं और कहां किसी और का नियंत्रण डिस्गाइज्ड एज केयर। 10. निष्कर्ष। दोष का पूर्वाभास, नियंत्रण की अंतिम तकनीक। प्रिडिक्टिव गिल्ट किसी भी इंसान को अपनी आत्मा से अलग करने का सबसे शांत पर सबसे गहरा तरीका है। यह एक साइकोलॉजिकल लीश है जो तुम्हें दौड़ने से पहले ही खींच लेती है ताकि तुम वही रास्ता चुनो जो तुम्हारे नहीं, किसी और के डिजाइन किए गए हो। यह गिल्ट भविष्य से आता है, पर तुम्हारा वर्तमान नष्ट कर देता है। इससे निकलने का रास्ता गिल्ट को पूछना है, तुम कौन हो? क्यों आए हो? क्या तुम मेरे नैतिक विवेक की आवाज हो या किसी और की परछाई? और जब तुम यह पूछना शुरू कर दो, वहीं से तुम्हारी मुक्ति शुरू होती है।
चैप्टर 9, स्पाइडर वेब ट्रस्ट। स्पाइडर वेब ट्रस्ट, जब विश्वास ही जाल बन जाए। मानव मस्तिष्क में ट्रस्ट केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं है, यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक गहराई से बुना हुआ तंत्र जो हमें यह तय करने में मदद करता है कि किसके साथ चलना है और किससे दूर भागना है। लेकिन क्या हो अगर यह ट्रस्ट ही हमारे खिलाफ प्रयोग हो? यही होता है गैसलाइटिंग की एडवांस स्टेज में, जहां शिकार को यह महसूस भी नहीं होता कि उसका विश्वास, उसकी सोच, उसकी परसेप्शन सब पर नियंत्रण हो चुका है। ट्रस्ट यहां अब एक टूल नहीं, बल्कि एक वेपन बन जाता है। इनविजिबल थ्रेड्स। जब कोई मैनिपुलेटर अपने शिकार को पहली बार साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की ओर खींचता है, तो वह सबसे पहले उसके भीतर सर्टेनिटी को तोड़ता है, विचारों की एक उलझन में उसे धकेलता है। धीरे धीरे वह एक ऐसा इल्यूजन रचता है जहां विश्वास का हर धागा मैनिपुलेटर की तरफ जुड़ता चला जाता है। मैनिपुलेटर खुद को एक ऐसा एंकर प्रस्तुत करता है जो शांति देता है, सुरक्षा देता है और सही गलत की दिशा बताता है। लेकिन यह सुरक्षा नकली होती है। विक्टिम को महसूस होता है कि वे किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हैं जो उनके भले के लिए बोल रहा है, उन्हें दिशा दे रहा है। मगर यहीं पर स्पाइडर वेब ट्रस्ट शुरू हो जाता है, वो इनविजिबल जाल जिसमें हर धागा विश्वास का लगता है, लेकिन असल में कंट्रोल का हिस्सा होता है। परसीव्ड रियलिटी वर्सेस कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। मैनिपुलेटर शिकार की परसीव्ड रियलिटी को तोड़ता है और एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी रचता है, जिसमें विक्टिम की इंट्यूशन को ओवर रिएक्शन कहा जाता है, उसकी मेमोरीज को मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके इमोशंस को वीकनेस। अब विक्टिम हर बात के लिए मैनिपुलेटर से कंफर्म करना चाहता है, क्या ये सच है? क्या मैंने सही सुना? क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूं? ये डिपेंडेंस किसी ड्रग की तरह एडिक्टिव हो जाती है, और यही डिपेंडेंस ही स्पाइडर वेब ट्रस्ट का सेंट्रल थ्रेड है। द सेफ्टी इल्यूजन। मैनिपुलेटर एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। विक्टिम को इमोशनल थ्रेट भी वही देता है और कंफर्ट भी वही देता है। जैसे किसी बंद कमरे में किसी को पहले डराया जाए, फिर वही डराने वाला हाथ पकड़कर कहे, डोंट वरी, मैं हूं ना। गैसलाइटिंग यहीं सबसे खतरनाक होता है, जब शिकार को यह समझ में ही नहीं आता कि जो दर्द दे रहा है वही उसका इलाज भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट को इतने सूक्ष्म स्तर पर मैनिपुलेट किया जाता है कि विक्टिम को लगता है कि वो अपने ही भरोसे के बल पर डिसीजंस ले रहा है, मगर वो फैसले असल में उसे और गहरे जाल में फंसा रहे होते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। स्पाइडर वेब ट्रस्ट का असली जहर तब फैलता है जब शिकार के भीतर दो विरोधी आवाजें बन जाती हैं। एक कहती है कुछ तो गड़बड़ है, दूसरी कहती है शायद मैं ही गलत हूं, वो तो मेरे भले के लिए कर रहा है। इस दोहराव से व्यक्ति की मेंटल एनर्जी टूटने लगती है। हर बार जब वो एस्केप करने की सोचता है, वही विश्वास उसे वापस खींच लाता है, जैसे किसी मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी जो हर बार निकलने की कोशिश में और गहराई में फंसती चली जाती है। द फियर ऑफ रिजेक्शन। मैनिपुलेटर विक्टिम की आइडेंटिटी को इस तरह मोल्ड करता है कि वो खुद को उसके अप्रूवल से जोड़ देता है। अब हर डिसएग्रीमेंट विक्टिम को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगने लगता है। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो वो नाराज हो जाएगा। अगर मैं बाहर निकली तो शायद कोई और मुझ पर विश्वास ना करे। विक्टिम अब अपने थॉट्स, डाउट्स, यहां तक कि अपनी डिस्कंफर्ट को भी सप्रेस करने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो ट्रस्ट बना रहे। पर वो ट्रस्ट नहीं होता, वो होता है कंडीशनिंग। रिपीटेड एक्सपोजर टू इमोशनल कंट्रोल रैप्ड इन इमोशनल केयर। द ट्रॉमा बॉन्ड। गैसलाइटिंग धीरे धीरे एक ट्रॉमा बॉन्ड बनाता है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जो पेन और अफेक्शन दोनों से बना होता है। मैनिपुलेटर पहले विक्टिम को इमोशनली ब्रेक करता है, फिर वही इंसान उसे इमोशनली सूद करता है। यह साइकिल एक दवा और जहर के खेल की तरह चलती रहती है। विक्टिम अब खुद भी ट्रस्ट और मैनिपुलेशन के बीच फर्क करना भूल जाता है। उसका नर्वस सिस्टम अब डर और प्यार को एक ही अनुभव समझने लगता है, और यहीं पर
स्पाइडर वेब ट्रस्ट पूरी तरह बन चुका होता है। हर धागा टाइटली वोवन, हर नॉट एक्सपर्टली हिडन। मेमोरी रीराइटिंग, गैसलाइटिंग का एक खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। मेमोरी डिस्टॉर्शन, मैनिपुलेटर धीरे धीरे विक्टिम की यादों को रीशेप करता है। तुम्हें याद नहीं, उस दिन तुमने ही कहा था, मैंने तो तुम्हारे लिए ही वो किया था। तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। विक्टिम अब खुद को अपनी ही यादों पर शक करते हुए पाता है। जब मेमोरी ही कंफ्यूज हो जाए तो रियलिटी पर कैसे यकीन किया जाए? मैनिपुलेटर इसी गैप को भरता है। वो खुद ही उस ब्लर्ड रियलिटी को एक्सप्लेन करता है और विक्टिम उसी एक्सप्लेनेशन को ट्रूथ मान लेता है। Why it feels so real? क्यों स्पाइडर वेब ट्रस्ट इतना स्ट्रांग लगता है? क्यों उसे तोड़ना इतना पेनफुल होता है? क्योंकि यह सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है, यह आइडेंटिटी डिपेंडेंसी बन चुका होता है। विक्टिम की आइडेंटिटी, इमोशंस, परसेप्शन, डिसीजंस सब कुछ मैनिपुलेटर से जुड़ा होता है। उससे दूर जाना अब सिर्फ एक रिश्ता छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ना होता है। और इसी वजह से विक्टिम कई बार कॉन्शियसली जानता है कि ये टॉक्सिक है, फिर भी वहीं बना रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो अब खुद को पहचानता ही नहीं। द फाइनल इल्यूजन, यू नीड मी, गैस लाइटर का अल्टीमेट मूव होता है। मैं ही तुम्हारा इकलौता सहारा हूं। विक्टिम को इतना आइसोलेटेड और ब्रोकन महसूस कराया जाता है कि उसे लगता है मुझे इसकी जरूरत है। यही फाइनल इल्यूजन होता है। मैनिपुलेटर खुद को एक सेवियर के रूप में प्रेजेंट करता है, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, समझता है और केवल तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ट्रूथ दिखा रहा है। मगर असलियत ये होती है, वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी स्वतंत्रता तीनों को अपने कंट्रोल में रख रहा होता है। द स्पाइडर्स नेस्ट, जब स्पाइडर वेब ट्रस्ट पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, तब विक्टिम खुद से सवाल करना छोड़ देता है। अब हर विचार, हर भावना, हर निर्णय मैनिपुलेटर की शैडो से गुजरता है। विक्टिम का ओरिजिनल सेल्फ अब छाया में जा चुका होता है और उसे अब यह फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जाल उसका घर लगने लगता है। ओ थ्रू थॉट्स, स्पाइडर वेब ट्रस्ट की सबसे खतरनाक बात यह है, यह विक्टिम को यह महसूस कराता है कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे सबसे अधिक बंधन में होते हैं। गैसलाइटिंग सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, यह साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी है। और उस जाल से बाहर निकलना मतलब है खुद को फिर से बनाना। चैप्टर 10, फ्रीजिंग द सेल्फ, अपने अस्तित्व को स्थिर कर देना। यह सुनने में जितना सरल लगता है, अनुभव में उतना ही भयावह है। हम स्वयं को जीवन की गति में इतना डुबो चुके होते हैं कि एक पल के लिए रुकना भी भीतर से किसी तंत्र को तोड़ देने जैसा महसूस होता है। लेकिन जब हम उस रुकने की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब स्वयं को फ्रीज कर देते हैं, तब जो सत्य उभरता है वह हमारी आत्मा को झकझोर देता है। द फ्रीज रिस्पॉन्स ये फाइट या फ्लाइट के ठीक बाद आता है। ये वह अवस्था है जहां चेतना शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह भागती नहीं, न ही संघर्ष करती है। वह सिर्फ ठहर जाती है, जैसे किसी ने रिमोट से पॉज बटन दबा दिया हो। यह फ्रीज उस अनकहे ट्रॉमा की उपज है जो भाषा से बाहर है, अनुभव से गहरा है। फ्रीज का मतलब है अपने ही मन में ठिठक जाना, अपने ही विचारों के बीच स्थिर हो जाना। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर समय जैसे ठहर जाता है। यह वह क्षण है जहां अवेयरनेस बढ़ती है, लेकिन कंट्रोल खो जाता है। यह पैराडॉक्सल स्टेट है, हाइपर कॉन्शियसनेस और हेल्पलेसनेस का संगम। जब कोई बच्चा किसी गहरे डर या हिंसा के अनुभव से गुजरता है, तो अक्सर वह न लड़ता है, न भागता है, वह बस फ्रीज हो जाता है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा कहीं और चली जाती है। डिसोसिएशन वहीं जन्म लेता है। फ्रीज रिस्पॉन्स डिसोसिएशन का पहला कदम है। यह हमारे नर्वस सिस्टम का आखिरी प्रयास है, पेन को सहने से पहले बच निकलने का। पर इस फ्रीज का असर सिर्फ ट्रॉमा तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे पर्सनैलिटी में उतरता है। एडल्ट लाइफ में जब कोई इंसान किसी तीव्र इमोशनल मोमेंट के दौरान कुछ महसूस ही नहीं कर पाता, वह उसी फ्रीज रिस्पॉन्स की
लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग होती है, एक ऐसा माइंड जो हैबिचुअल नमनेस में जीने लगता है। फ्रीजिंग द आइडेंटिटी। जब कोई व्यक्ति अपने ट्रॉमा या शेम से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी को ही रोक देता है, छुपा देता है या नया रूप ले लेता है, तो असल में वह अपनी आत्मा के किसी हिस्से को बंद कर देता है। वह अपनी ही भावनाओं के लिए अनजान बन जाता है। उसकी स्मृतियां फ्रैगमेंटेड हो जाती है। उसकी सोच में क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन बस जाती है। और यह कंफ्यूजन स्थायी हो सकती है क्योंकि वह व्यक्ति फिर एक सर्वाइवल आइडेंटिटी जीने लगता है, एक नकली छवि जो बाहर से फंक्शनल है पर अंदर से टूट चुकी है। उसकी वास्तविक भावनाएं उस फ्रोजन जोन में कैद रहती है जहां उसने कभी फ्रीज का अनुभव किया था। इमोशनल पैरालिसिस यह उस फ्रीज का विस्तार है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति हर चीज को समझते हुए भी कोई निर्णय नहीं ले पाता, जैसे भीतर से कुछ जकड़ा हुआ हो। मन कहता है कि कुछ बदलो, लेकिन शरीर, चेतना, इच्छा सब फ्रीज हो जाते हैं। यह पैरालिसिस धीरे धीरे सेल्फ इमेज को खा जाता है। व्यक्ति सोचता है कि वो कमजोर है, जबकि असल में वह अपने ही ट्रॉमा के जमाव में फंसा होता है। द इल्यूजन ऑफ फंक्शनैलिटी। सबसे भयावह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति बाहर से परफेक्टली फंक्शनल होता है। वो काम करता है, बातचीत करता है, हंसता है, लेकिन भीतर फ्रीज में होता है। उसकी आत्मा अब भी उसी क्षण में जमी हुई है जहां उसने पहली बार दर्द को रोका था। और यही असली डर है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखता है जैसे वो जीवित है, पर भीतर से सब कुछ थमा हुआ है। लिविंग इन स्टेसिस, वॉकिंग इन अ लूप, फ्रोजन इन द पास्ट। द साइकोलॉजिकल लूप। जब आप फ्रीज में चले जाते हैं तो माइंड उसी घटना, उसी सोच, उसी इमोशन को दोहराता रहता है। आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। इट बिकम्स अ लूप ऑफ हेल्पलेस मेमोरीज। आप बार बार उसी जगह लौटते हैं, लेकिन हर बार खुद को और अधिक जमे हुए पाते हैं। इस अवस्था से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि फ्रीज में व्यक्ति खुद को खो बैठता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि वो फंसा हुआ है। और यही इसे और खतरनाक बनाता है। यह दिखाई नहीं देता। ब्रेक द फ्रीज। हाँ, लेकिन अवेयरनेस के बिना नहीं। सबसे पहले उस फ्रीज को पहचानना होगा। यह जानना होगा कि आप जिस इमोशनल डेडनेस को नॉर्मल मान चुके हैं, वह ट्रॉमा की परछाई है। इसके बाद ही हीलिंग शुरू होती है। जब आप अपने शरीर की भाषा को सुनना शुरू करते हैं, उस टेंशन को जो हर पल आपको जकड़े रहती है, जब आप उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने लगते हैं जिन्हें कभी फ्रीज करके छोड़ दिया गया था। हीलिंग फ्रीज से पॉसिबल है, बट ओनली थ्रू एम्बॉडीमेंट, थ्रू फीलिंग अगेन, थ्रू परमिशन टू फील व्हाट वाज वंस अनबेरेबल। और यह प्रक्रिया डरावनी होती है, पेनफुल होती है, लेकिन यही सच है। कंक्लूजन। फ्रीजिंग द सेल्फ कोई मेटाफोर नहीं है, यह साइकोलॉजिकल रियलिटी है। यह वह बर्फ है जो हमारे अनुभवों ने हमारी आत्मा पर चढ़ा दी है। और जब तक वह पिघलती नहीं, तब तक हम सिर्फ अपने पुराने डर की प्रतिध्वनि में जीते रहते हैं। जो ठहर चुका है उसे फिर से गति में लाना होगा। जो फ्रीज हो चुका है उसे फिर से महसूस करना होगा। यही लिबरेशन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो साफ है, तुम बाकी लोगों से अलग हो। तुम वो हो जो सच्चाई से भागते नहीं, उसका सामना करते हो। ऐसे ही लोगों के लिए ये चैनल है। तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करके ये बात साबित करो कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, समझदार हो।